हाँ जी। नमस्कार। सॉन्ग्स ऑफ माउंटेन की सेकेंड सीरीज में सेकेंड एपिसोड ऑन फिलॉसफी। हमने अब तक देखा कि हाँ, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी को किस तरीके से अलग अलग स्कूल्स ने डिफाइन किया है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड हो। किस तरीके से साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस और फिलॉसफी आपस में रिलेटेड हैं। इसी चर्चा को आगे लेके जाते हुए हमारे गाइड, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हिमांशु वैद्य। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत है। हम इस डिस्कशन को एक बहुत ही दिलचस्प जगह पे रुके थे और अब ये आगे और क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है कि अगर हम देखें हिंदू फिलॉसफी के स्टैंड पॉइंट से, तो वेस्टर्न फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग हिंदू फिलॉसफी के साथ कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, उनमें फर्क है कि समता है? व्हाट इज हैपनिंग देयर इन बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स? कुछ फंडामेंटल जो फर्क थे वो हमने पहले पार्ट में देखे थे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसॉफी में क्या फर्क है। इसके अलावा जब हम स्पेसिफिकली हिंदू फिलोसॉफी के एंगल से देखते हैं तो काफी सारी बातें जो हमने पहले डिस्कस की थी वो सही होती ही है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स कहे जा सकते हैं। पहला ये कि वेस्टर्न फिलोसॉफी के कुछ जो डिफिकल्ट टू रिजॉल्व इश्यूज हैं, जैसे आई थिंक देयरफॉर आई एम, और इसी को मैं उल्टा कर दूं, आई एम देयरफॉर आई थिंक। अब ये जो इस तरह के जो पैराडॉक्सेस हैं उसको आप तभी रिजॉल्व कर सकते हो जब कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जो कंक्लूसिवली इस चीज को सेटल कर रहा हो। क्योंकि जिसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स में तो इस तरह के पैराडॉक्सेस को सेटल करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए वो सदियों तक पैराडॉक्सेस ही रहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम और आई एम देयरफॉर आई थिंक। तो ये जो है देकार्त का, देकार्त ने तो कह दिया आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर उसको उल्टा कर दिया और कह दिया आई एम देयरफॉर आई थिंक। और दूसरा इसी को लेकर इसी के पैरेलल में एक कंट्रोवर्सी हो जाए फिलोसॉफी की, जो इसी तरह से सदियों तक चली आ रही है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस और एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। कि कोई चीज का एसेंस पहले है और फिर वो मैनिफेस्टेशन में आती है, या वो मैनिफेस्टेशन में आती है और अपना एसेंस बना लेती है या बन जाता है किसी तरीके से। अब ये जो है ये इस तरह के डिफिकल्ट कंट्रोवर्सीज है कि जब तक आप इनको ऐसे किसी एक्सपीरियंस की लाइट में ना देखो जो इनको सेटल करती हो, इनको लॉजिकली सेटल करना बहुत मुश्किल है। तो एक जो फर्क हिंदू फिलोसॉफी में और वेस्टर्न फिलोसॉफी में है वो ये है कि एनलाइटनमेंट का और रेयर स्टेट्स का जो एक्सपीरियंस है वो काफी चीजों को सेटल कर देता है, नंबर वन। नंबर टू, फिलोसॉफिकल रियलाइजेशंस और उससे एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ये जो लिंकेज है ये लिंकेज वेस्ट में बहुत वीक है, प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन ईस्ट में अगर आप देखो तो ये लिंकेज बहुत स्ट्रांग है। A statement in spirituality, an experience in spirituality, and its corresponding psychological structure which was involved in that experience. कि अगर हम कहेंगे कि ओशियानिक फीलिंग आ रही है, वननेस विद एग्जिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि सहस्रा चक्र खुल गया है और सारे पेटल्स ऊपर की तरफ खुल गए हैं। तो उस एक्सपीरियंस का एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के टर्म्स में एक एक्सप्लेनेशन। अगर हम कहेंगे कि नो थॉट का एक्सपीरियंस है लेकिन अंदर एक एक प्योर चाइल्ड
की फीलिंग आ रही है और एक प्योर लव की फीलिंग आ रही है और एक डिवोशन की फीलिंग आ रही है, तो हम कहेंगे कि साइकिक एक्टिव होकर फ्रंट में आ गया। तो साइकिक जो है वो एक एसेंशियल फंडामेंटल कंपोनेंट है सिस्टम, या ये कहिए वही सिस्टम चलाता है एक तरह से। तो जो एक्सपीरियंस है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर इनसाइड है जो एक्टिव है उस एक्सपीरियंस में, ये लिंकेज बहुत ही स्ट्रांग है। एक्सपीरियंसेस का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ लिंकेज, ये ईस्ट की एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो अपने आप में साइकोलॉजी को किसी तरह से कंटेन कर रही है। अगर आप तंत्र में देखो तो यू विल हैव अ वेरी क्लियर चक्रा सिस्टम। अगर आप अद्वैत में देखो तो यू विल हैव अ वेरी क्लियर वननेस एक्सपीरियंस। और योग में देखो तो भी आपको मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट of Hindu philosophy, of this very strong relation between psychological structure and the spiritual experience and the detailed elaboration of it. थर्ड जो है वो है कि जो वेस्ट में एक डिबेट है फेथ वर्सेस रीजन, ग्रीस वर्सेस द ग्रीक इरा वर्सेस द क्रिश्चियन इरा, जो वेस्टर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उनकी फिलोसॉफिकल हिस्ट्री का, उनकी हिस्ट्री का पर्सन, कि देयर इज अ वेरी बिग डिबेट बिटवीन फेथ एंड रीजन। और हम क्रिश्चियन इरा में देखते हैं कि कितने ही लोग जो रीजन के हिसाब से चलते थे उनको पनिश किया गया, जला दिया गया था फॉर हेयर। सो ये हमारे यहाँ पे कभी नहीं हुआ उस तरह से। सो हमारे जो कंटेक्स्ट है हिस्टोरिकल उसमें ये कभी नहीं हुआ कि किसी को फिलोसफी की वजह से जला दिया गया हो, मार दिया गया हो या प्रिजन में डाल दिया गया हो, ऐसा कभी भी जी। ये नहीं हुआ। सो द philosophy in the east grew in a very safe environment, and that enabled this pluralism, and the pluralism enabled the safe environment. Actually pluralism to base है, pluralism enabled the safe environment that allowed further propagation of pluralism. और ये जो फेथ वर्सेस रीजन का ईस्ट सॉरी वेस्ट में जो इश्यू है वो ईस्ट में नहीं था हमारे यहाँ। इट वाज ऑलवेज बोथ टुगेदर। ए फेथ वाज बियॉन्ड रीजन, it was not a substitute of reason, it was not before reason. Before reason was clear ignorance, it was never confused with faith. So you have ignorance, you have reason, and then you have faith. So वो हमारे यहाँ पे कभी वो नहीं था कि both of them were complementing each other, और उस तरह से हिस्टोरिकली नहीं था। और हमारे यहाँ जो था वो अलग तरह की डिबेट थी जो वहां नहीं थी। हमारे यहाँ पे जो डिबेट थी वो थी आस्तिक वर्सेस नास्तिक, कि दर्शनों की जगत में जो हमारे यहाँ पे जो क्लैश था वो था, क्लैश तो नहीं कह सकते, कंटेस्ट था। इट वाज नॉट अ क्लैश, इट वाज अ कंटेस्ट। वो था आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बीच। आस्तिक का मतलब बिलीवर इन गॉड नहीं है, आस्तिक का मतलब है कि जो वेदों में बिलीव करे, और नास्तिक मतलब जो वेदों में बिलीव ना करे। ही may believe in God and he may not believe in Veda, he would still be a नास्तिक। सो उसका वो थीस्ट और एथीस्ट वाला जो ट्रांसलेशन है वो सही ट्रांसलेशन। सो हमारे यहाँ पे जो थी वो थी वैदिक दर्शनों की अप्रोच वर्सेस नॉन वैदिक, जिसको नास्तिक दर्शन हमने कहे, जिसमें जैन है, बुद्ध है, चारवाक है, ये नास्तिक दर्शन है। और आस्तिक दर्शन है बाकी के। तो हमारे यहाँ पे उस तरह का रहा कि डू यू लुक एट वेदास एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, और डू यू रिजेक्ट द वेदास एंड यू क्रिएट समथिंग पैरेलल टू इट। तो वो हमारे यहाँ पे रहा, जो उनके यहाँ पे कभी भी नहीं रहा क्योंकि वहां वैदिक कल्चर था ही नहीं। सो दे नेवर हैड काइंड ऑफ अ कंटेस्ट। उसके बाद ये था कि जो प्रोपोगेशन था वो बहुत अलग था। जैसे इफ यू लुक एट द वे बुद्धा स्प्रेड बुद्धिज्म,
It was completely peaceful. It was completely by persuasion. Or similarly, when Buddhism started degenerating and Shankaracharya had to overthrow Buddhism and re-establish Hinduism, the classical Vedic Hinduism, he also did it by debate and persuasion. There was no bloodshed. ये जो वेस्ट में था कि पूरा पावर के बेस पे रिलीजन आगे बढ़े या पीछे हटे, that's never the case in the East. तो उस तरह से जो हिंदू फिलोसफी की जो हिस्ट्री है, जो उसका जो कंटेंट है, उसका प्रोपोगेशन है, उसका लिविंग एक्सपीरियंस है, वो वेस्ट से काफी पूरा का पूरा अलग है। तो अगर बात ये है कि फिलॉसफी के सेट ऑफ लॉजिक्स या सेट ऑफ बिलीव्स या सेट ऑफ एसेंशियल कोर एग्जिस्टेंशियल फैक्ट्स को अगर हटा जाए, यानी कि अगर फिलॉसफी को अगर सेंटर में ना रखा जाए और ए फिलोसफिक या ए हिस्टोरिकल पॉलिसी मेकिंग की जाए, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? हेगल ने बहुत अच्छा कहा था कि प्रेजेंट का सही एनालिसिस करने के लिए और सही डिसीजंस लेने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी टू सी द प्रेजेंट विद द आईज ऑफ हिस्ट्री। कि अगर आप प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट नहीं कर सकते और फ्यूचर से रिलेट नहीं कर सकते, तो पास्ट में से प्रेजेंट कैसे बना है और प्रेजेंट में से फ्यूचर कैसे बनेगा, इस चीज को अगर आप नहीं देख सकते, तो यू आर नॉट एबल टू सी द प्रेजेंट विद द आईज ऑफ हिस्ट्री। एंड इफ दैट हैपेंस, द डिसीजन मेकिंग दैट यू डू दैट गोज इनटू ट्रबल। कि क्या होता है जब हम अहिस्टोरिकल या अफिलोसॉफिक तरीके से देखते हैं किसी चीज को। टेक सम एग्जांपल्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज लोगों ने बहुत काम करना शुरू किया टू रिबिल्ड द होल कंट्री, और उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रॉस्पेरिटी भी आई। और फिर इतना काम करने लगे वो लोग कि दे स्टार्टेड स्लीपिंग इन द ऑफिसेज और sleeping in some hotels near offices or apartments near offices, and many of them started missing going homes. Many of them stopped marrying and having kids. The population started declining. हुआ क्या कि उन्होंने 40 साल तक बहुत हार्ड वर्क किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉस्पेरिटी आई, जो जापान शायद पहले टॉप 15 में नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में वो टॉप 5 में आ गया। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि because the population was declining, the economy started contracting. There would be nobody to defend the country if attacked, क्योंकि यंग लोग है ही नहीं, क्योंकि पिछली जनरेशन ने मैरिज नहीं किए हैं, बच्चे नहीं किए हैं। अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू किया और घटाते घटाते जीरो पे आ गए, तो भी कोई आदमी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इंडस्ट्री में, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट ही हो रही है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट नेगेटिव कर दिए बैंक में, कि अगर बैंक में पैसा रखोगे तो आपको ऊपर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, तो भी कोई बैंक में से पैसे हटा नहीं रहा है, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है 50 के ऊपर। 50 के ऊपर कौन रिस्क लेगा? पूरा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो तो 25 से 40 का गेम है। 40 के बाद तो आदमी प्रैक्टिकली मेंटली तो रिटायर ही हो जाता है, आप फिजिकली रिटायर करो या ना करो। सो ये जो चीज है कि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के एंगल से नहीं देखा कि अगर हम इसको स्ट्रेच करें हिस्ट्री के टाइम फ्रेम पे, कि आज जो हम कर रहे हैं वही अगर हम रोज करते रहे, तो 10 साल 20 साल 40 साल के आगे ये चीज 500 साल तक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 50 साल तक तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इस सिस्टम के अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि हर आदमी दिन के 12 घंटे काम करे, 40 साल तक देश ऐसा करे, और 40 साल के बाद देश हमेशा के लिए बैठ जाए। ऐसा सिस्टम किस काम का? तो टाइम स्केल के ऊपर जब हम स्ट्रेच करते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं यही क्या हम 500 साल तक कर सकते हैं, 100 साल तक कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी है, तो टाइम पे जब स्ट्रेच करते हैं हिस्टोरिकल टाइम के ऊपर और वहां सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, वैसे ही हम
एट एनी गिवन टाइम सोसाइटी के ऊपर स्ट्रेच करके देखते हैं कि लेट अस से 100 में से 5 लोग कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, परफेक्टली ओके, वो फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो भी उसको बोलो। अब इसको आप स्ट्रेच करो पूरी सोसाइटी के ऊपर इसी वक्त, और आपको अगर ये लगता है कि इसको अगर अलाउ किया गया और 100 में से 50 लोगों ने शादी करने से मना कर दिया, बच्चे करने से मना कर दिया, तो सोसाइटी तो 25 साल बाद कोलैप्स हो जाएगी। सो कोई भी डिसीजन में दो स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी सोसाइटी का इंडिविजुअल या ग्रुप कोई पर्टिकुलर एक्ट करता है जो मेन स्ट्रीम एक्ट नहीं है, तो हिस्टोरिकली एक कॉमन एक्ट नहीं है, तो यू हैव टू स्ट्रेच इट इन टू वेज। वन, stretch it over the whole society and see if everyone does what happens. And second, stretch it over historical time and see how long can it go on. तो जब आप ये दो स्ट्रेच करते हो, the horizontal stretch over society at present and the stretch over time, और किसी चीज में सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई देती है, तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। जब आप ये नहीं करते हो तब आप अहिस्टोरिकल अफिलोसॉफिकल तरीके से सोच रहे हैं। और इसी तरह से पॉलिटिक्स में होता है। लेट अस से कोई पार्टी है कि भाई कोई पार्टी कहती है कि हमारी कोई फिलॉसफी नहीं है और हम इशू बाय इशू जाएंगे, तो वो पार्टी फंस जाती है, बिकॉज अंदर जो पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग अलग वाले लोग होते हैं सभी आपस में झगड़ पड़ते हैं। सो यू कैन नॉट राइड ऑन ऑल फिलोसॉफिकल हॉर्सेस एट द सेम टाइम। तो अहिस्टोरिकल और अफिलोसॉफिक थिंकिंग जो है ये सस्टेनेबल भी नहीं है और ये सुसाइडल, because what happens is there can be a flare of high productivity, a flare of high happiness and freedom, but essentially not sustainable. You can look at the same thing in USA कि जो liberal values है वहां पे they started around 50s 60s and they took firm root in 70s, और उसके बाद एक बहुत ही फ्री और लिबरल लाइफ रही, और अभी कहां पे हैं वो लोग? इफ यू स्टॉप इमिग्रेंट्स into USA, they will be in a very big trouble. कि पूरा यूएसए दो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पे खड़ा है। एक है एंडलेस प्रिंटिंग ऑफ डॉलर, क्योंकि वो रिजर्व करेंसी है, कि वो खाली प्रिंट आउट ही निकाल रहे हैं विदाउट एनी राइम और रीजन, और वो प्रिंट आउट जो निकाल रहे हैं $100 का, उसके बदले में हम उनको एक पैकेट भर के चीजें यहाँ से भेज रहे हैं। वो तो सिर्फ प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, वहां तो गोल्ड स्टैंडर्ड भी नहीं। So it's artificially on two things. One is immigrants and second is this dollar printing. But इन दोनों exceptional चीजों को निकाल दो, so the collapse would start after 40-50 years. So ये अहिस्टोरिकल और अफिलोसॉफिक थिंकिंग का आउटकम है। और वैसे ही आप अफ्रीका में देखो, यूनाइटेड नेशंस इतना पैसा डाला है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कल्चरल प्रॉब्लम। जब तक आप उस कल्चरल प्रॉब्लम को ठीक नहीं करोगे विद इन्फ्यूजन ऑफ द राइट spirituality and philosophy in the culture as the foundation, no amount of money will help. Same with Pakistan, कि जहां पे एथिक्स नहीं है, आप कितना भी पैसा डाल दो कुछ नहीं होगा, वो कुछ ही लोग लेके भाग जाए। सो ये जो है कि अफिलोसॉफिकल और अहिस्टोरिकल थिंकिंग के बेस पे कल्चर खड़ा करना, एजुकेशनल पॉलिसी खड़ी करना, इकोनॉमिक सिस्टम्स खड़े करने, कल्चरल सिस्टम्स खड़े करने, ये सब शॉर्ट टर्म और सुसाइडल पॉलिसी मेकिंग, कि unless you bring in the element of history and philosophy and put your policies and decisions and systems, be it cultural system, educational system, financial system, any system, unless you put them onto the test of sustainability at this moment on a social scale and over historical time, you will always be in a short-term thing and crisis will just be around the corner. कि 20-30 साल हुए नहीं कि एक बड़ा क्राइसिस आ गया, 20-30 साल हुए नहीं एक बड़ा क्राइसिस आ गया। So this is unfortunately the situation in policy making the world over today, कि जिन लोगों के अंदर हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव की डेप्थ है,
ऐसे लोग बहुत कम हैं और पॉलिसी मेकिंग से बिल्कुल आउट है। वो जो पहले था कि हिस्ट्री एंड फिलोसफी एट द सेंटर, वो इट हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो कंप्लीटली। सो उसका आउटकम ये है कि यू आर मूविंग लाइक फैशन सीजन होते हैं जैसे कि समर कलेक्शन और विंटर कलेक्शन, वैसे यू आर मूविंग फ्रॉम वन कलेक्शन टू अनदर इन पॉलिसी मेकिंग। नथिंग इज लॉन्ग टर्म, नथिंग इज सस्टेनेबल, नथिंग इज कास्केडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नथिंग इज बिल्डिंग अप एज हेरिटेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको एक पॉजिटिव एक्यूमुलेशन कहते हैं। चाहे वो इकोनॉमिक कैपिटल हो, कल्चरल कैपिटल हो, साइंटिफिक कैपिटल हो, आर्टिस्टिक कैपिटल हो, क्राफ्ट कैपिटल हो, किसी भी फॉर्म का जो वैल्यूएबल कैपिटल है उसका एक्यूमुलेशन नहीं। एंड यू आर जस्ट रोलिंग डाउन फॉर अ फ्यू इयर्स एंड यू फील लकी कि चलो 5-10 साल अच्छे निकल गए एंड अगेन देयर इज अ क्राइसिस। 2-3 साल उसमें गए, फिर 5-10 साल अच्छे निकल गए, अगेन देयर इज अ क्राइसिस। और इंटरनली द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल सफर्स। तो ये प्रॉब्लम्स है अफिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल के, और इसलिए जो है फिलोसफी के फंडामेंटल्स को मास स्केल पे एक मिनिमम प्राइमरी रूडिमेंट्री लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी। No wonder, considering the recurrent crisis of the globe. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने दिया है डॉक्टर वैद्या। तो फिर क्या अगर हम फिलोसफी को कोई देश या एजुकेशन सिस्टम में अगर रखता है, तो क्या कोई ऐसा देश है जिसने कभी रखा है या रख पा रहा है? एक्चुअली ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं कि अहिस्टोरिकल अफिलोसॉफिकल थिंकिंग सोसाइटी के लिए सुसाइडल। तो फिलोसफी को और हिस्ट्री को एजुकेशन सिस्टम के सेंटर में रखना चाहिए, ताकि लोग अवेयर हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, और इफ एवरीवन नोज अबाउट इट, it will naturally become a part of the social discourse, and policy making will have no choice but to engage with them। एक हमारी अंडरस्टैंडिंग। इसका दूसरा भी एस्पेक्ट है कि अगर आप उन देशों को देखो जिन्होंने फिलोसफी को एजुकेशन के सेंटर में रख दिया, तो बोथ एक्सट्रीम्स हैव हैपेंड। फिर अच्छा। दो फिलोसफी जितनी डेंजरस है, टू मच फिलोसफी उससे ज्यादा डेंजरस है। जैसे अगर आप देखो तो वैदिक इंडिया में फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी वर एट द सेंटर, एंशिएंट ग्रीस में दे वर एट द सेंटर। और अगर आप अभी देखो तो फ्रांस के अंदर उन्होंने कुछ हद तक इस चीज को ला पाए हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, फिलोसफी। अब आप इसका एक्सेस देखो कि जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हुए या डिक्टेटर्स हुए, उन्होंने एक कोई फिलोसफी को उठाया जो उनके काम की थी या उनकी बिलीफ थी, एजुकेशन सिस्टम में रख दिया, और इतना ज्यादा रख दिया कि सबको ब्रेन वॉश कर दिया। इस हद तक चला गया कि वो फिलोसफी अनसाइंटिफिक हो गई, साइंस को ओवरऑल करने लग गई, और सही एक बात है। नया ब्लाइंड फेथ का सिस्टम खड़ा हो गया। सो ये एक दूसरा एंड है उस चीज का कि टू मच ऑफ फिलोसफी कैन मेक यू impractical, it can take you away from science, it can ideologically brainwash you, it can take you into a metaphysical universe divorced completely from everyday reality, it can help you to cover up your weaknesses and your resistance to hard work by a escape to philosophy। So it can also be used as a defense, psychoanalytic bhasha mein, it can also be used to facilitate perversion। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एजुकेशन सिस्टम में रखा जाए तो राइट प्रपोर्शन में रखा जाए और प्लूरलिज्म की स्पिरिट में रखा जाए। It was a great discussion, डॉक्टर वैद्या, थैंक यू सो मच। नमस्ते। आने वाली सीरीज में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे फिलोसफी से रिलेटेड। अपने कमेंट्स में भी आप डिमांड कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जिसे हम कवर करें। एंड कीप व्यूइंग अस। नमस्कार।